प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने पीएम मोदी को यह सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। यह सम्मान स्लोवाकिया के साथ महत्वपूर्ण संबंधों के विकास में असाधारण योगदान और साथ ही देश के विदेश नीति संबंधी हितों व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा के लिए समर्थन के लिए दिया जाता है। पीएम मोदी को अब तक दुनिया के 33 देश अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। पीएम मोदी 1993 में आजाद हुए स्लोवाकिया के दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फीको के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की है। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, एआई टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी है। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। उसके बाद पीएम मोदी और पीएम फिकी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 11 समझौतों पर सिग्नेचर किए गए हैं। पीएम मोदी ने पीएम रॉबर्ट फीको को भारत आने का न्योता भी दिया है। स्लोवाकिया दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रतिस्लावा के प्रेसिडेंशियल पैलेस में लगाई गई प्रदर्शनी को देखा। इस दौरान प्रधानमंत्री मौके पर मौजूद अधिकारियों से प्रदर्शनी के बारे में जानकारी लेते नजर आए। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रेरित होकर यह अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई। फ्रांस के एवियान शहर में आज G7 देशों का 52वां शिखर सम्मेलन होगा। पीएम मोदी अपनी यूरोप के तीसरे दिन के दौरे के दौरान आज G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। साथ ही पीएम मोदी G7 नेताओं और आमंत्रित देशों के नेताओं के साथ भी कई द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन में आए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार का आदान प्रदान करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रों ने वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत किया। एवियन शहर में एक समारोह के दौरान मैक्रों ने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया। इसके अलावा कनाडा के पीएम मार्क कार्नी अपनी पत्नी के साथ आए। राष्ट्रपति मैक्रों ने जापान की पीएम सनाए ताकाइची का भी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर मैक्रों ने यूरोपीय कमीशन उर्सुला वॉन डेर लेन और उनके पति का भी जोरदार स्वागत किया। G7 शिखर सम्मेलन से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। इस बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान समझौता बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है और यह बहुत जल्द रिलीज हो जाएगा। वहीं राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस निगरानी मिशन के लिए तैयार है। हालांकि ट्रंप ने मैक्रों के निगरानी मिशन के प्रस्ताव पर कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब खुल रहेगा। अमेरिका ईरान पीस डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दावे का पीएम मोदी ने स्वागत किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि उम्मीद है कि इस डील से स्थिरता आएगी। क्षेत्र में जारी संघर्ष के कई देशों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा था। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा था। शांति समझौते से उम्मीद है कि आवाजाही व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की आज चुनाव प्रचार के दौरान हेट स्पीच मामले में सीआईडी के सामने पेशी होगी। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए दोपहर 12 बजे भवानी भवन में तलब किया है। इस बीच सोमवार को ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में अभिषेक बनर्जी से तकरीबन 11 घंटे तक पूछताछ की। ईडी इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें पार्थो चैटर्जी और अर्पिता शामिल हैं। ईडी के दफ्तर से निकलने के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि सिर कटा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। टीएमसी नेता और कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम ने भी ममता का साथ छोड़ दिया। फिरहाद हकीम ने सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की है। सीएम शुभेंदु अधिकारी पहली बार कोलकाता नगर निगम मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में फिरहाद हकीम भी मंच पर देखे गए। कार्यक्रम के बाद फिरहाद हकीम ने कहा है कि अब वो विकास के साथ खड़े हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर जनता का गुस्सा कम नहीं हो रहा। कोलकाता में ममता बनर्जी के घर के बाहर टीएमसी नेता कुणाल घोष पर अंडे फेंके गए। अंडे फेंकने वाले युवक ने कहा है कि कुणाल घोष ने लोगों पर बहुत जुल्म किए हैं। ये घटना ममता बनर्जी के घर के बाहर हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है जिसमें टीएमसी के नेताओं के ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं, जिसमें अभिषेक बनर्जी और मदन मित्रा का नाम शामिल है। कोलकाता के मुकुंदपुर इलाके में टीएमसी के एक ऑफिस से कई जरूरी दस्तावेज बरामद हुए हैं। ये कार्यालय कोलकाता नगर पालिका के वार्ड नंबर 109 की पार्षद अनन्या बनर्जी का है। आरोप है कि यहां पर आम लोगों से ठगी की जा रही थी। दावा किया जा रहा है कि बरामद डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे कागजात भी शामिल हैं जो नौकरी या फिर अन्य वादों के नाम पर पैसों की धोखाधड़ी से जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस इन सभी दस्तावेजों की सच्चाई की जांच कर रही है। आरजीकर रेप मर्डर केस में सीबीआई ने जांच तेज की है। सीबीआई की टीम आरजीकर कॉलेज प्रिंसिपल के रूम में पहुंची, जहां सीबीआई टीम ने रूम की तलाशी ली है। दरअसल अस्पताल परिसर में 9 अगस्त 2024 की रात महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट किए जाने के मामले को दबाने की कोशिश किए जाने के भी आरोप लगे। अब इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा जांच की जा रही है।
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर के बीच शिवसेना विधायक कृपाल तुमाने ने बड़ा दावा किया है। कृपाल तुमाने ने कहा है कि उद्धव की मीटिंग में गए 2 सांसद हमारे संपर्क में हैं। मानसून सत्र से पहले उद्धव के 7 सांसद हमारे साथ होंगे। इसके साथ ही बाकी 2 सांसदों से भी बात चल रही है। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी के 20 में से 16 विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में गबन की जांच तेज हो गई है। सीएम योगी की गठित 3 सदस्य एसआईटी की टीम आज दूसरे दिन राम मंदिर कैंपस में रहेगी। एसआईटी की टीम ने सोमवार को राम मंदिर ट्रस्ट के ऑफिस से 8 से 10 संदिग्ध कर्मचारियों से करीब 7.5 घंटे पूछताछ की है। एसआईटी की जांच के दायरे में वो 50 लोग हैं जो चढ़ावे के गिनने का काम करते थे। एसआईटी उन आईपीएस ऑफिसर से भी जानकारी लेगी जो दिल्ली से गुप्त जांच के लिए आए हैं। एसआईटी की टीम ने मंदिर में सभी दान पात्र पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की है। एसआईटी को 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों में फाइनल रिपोर्ट पेश करनी है। दिल्ली के दयालपुर इलाके में बीती शाम फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। नेहरू बिहार में 3 हमलावरों ने राशिद नाम के एक शख्स को गोली मार दी। घायल शख्स को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने वारदात में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम लगा दी है। दावा किया जा रहा है कि जल्द केस को सुलझा लिया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीती रात एक ज्वेलरी कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। माधोपुर सुस्ता इलाके में दुकान बंद करके लौट रहे 50 साल के कारोबारी दीपक कुमार पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है और लाखों के गहने लूटे हैं। सीने और पेट में गोली लगने से दीपक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग की आवाज सुनकर अब तक लोग आसपास पहुंचते नकाबपोश बदमाश बाइक से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब आरोपी की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के एंगल से भी इस मामले की जांच की जा रही है। पटना के ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद को जमानत मिल गई है। जेल से बाहर आने के बाद रोशन आनंद मीडिया से बातचीत के दौरान अपने भाई की मौत को लेकर भावुक हो गए और इसके साथ ही उन्होंने अपने भाई की मौत को लेकर बड़ा आरोप लगाया। रोशन आनंद ने दावा किया है कि उसके भाई प्रिंस की मौत के पीछे खान सर का हाथ है। उन्होंने अपने भाई की हत्या की सीबीआई जांच और उसके शव की दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। इंदौर में बीती रात 3 मंजिला फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। दिल्ली के खानपुर इलाके में बीती रात एक इमारत के फ्लैट में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से हालात पर काबू पाया। हादसे के दौरान इमारत में फंसे लोगों को भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जंगल में आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से कई पेड़ जलकर खाक हो गए। जंगली जानवरों पर भी खतरा मंडराने लगा। सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची। हालात पर काबू पाने की कोशिश की गई। राजस्थान के कोटपुतली में एक पिकअप वैन पलट गया, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। इंदौर के सदर बाजार इलाके में सड़क चौड़ीकरण के लिए नगर निगम ने अभियान चलाया। इस दौरान अवैध अतिक्रमण को जेसीबी मशीनों के जरिए हटाया गया। इस डेमोलिशन ड्राइव के दौरान मौके पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल के जवान मौजूद रहे। आईएसआई से जुड़े नेटवर्क पर केंद्रीय एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। एजेंसियों ने यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान सहित 4 राज्यों में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान एक शख्स को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी एजेंसी ने 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा था। ये लोग धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की फिराक में थे। हिरासत में लिए गए शख्स के पास बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। पहलगाम अटैक के बाद कश्मीर में पर्यटन को फिर से रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। होटल व्यवसायियों, ट्रैवल एजेंसियों और टैक्सी ऑपरेटर्स ने अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को 50% तक की छूट देने का ऐलान किया है। इस पहल का मकसद श्रद्धालुओं का भरोसा मजबूत करना है, यात्रा को ज्यादा किफायती बनाना और घाटी में पर्यटन को फिर से बढ़ावा देना है, जो अमरनाथ यात्रा खत्म होने तक लागू रहेगी। मध्य प्रदेश के सतना से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर परसमनिया गढ़ी में अधिकारों की लड़ाई को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। नागौद राजघराने की बहू योगिता सिंह पर उनकी सौतन सुनीता सिंह ने खिड़की से कई राउंड गोलियां चलाई, जिससे 3 गोलियां योगिता सिंह को लगी। गंभीर हालत में घायल योगिता सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता की मां ने इस जानलेवा हमले में दामाद बाबा राजा की मिलीभगत का आरोप लगाया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को राइफल के साथ गिरफ्तार किया है। अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोहावी रेगिस्तान में अमेरिकी वायुसेना का एक B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया।
वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में बॉम्बर में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक एडवर्ड एयरफोर्स बेस से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद B-52 बॉम्बर हादसे का शिकार हो गया। न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम B-52 बॉम्बर के हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम को रवाना कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते के बाद बड़ा ऐलान किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल के जहाजों का निकलना शुरू हो गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल से लदे कई जहाज निकलने लगे हैं और दक्षिणी हाईवे के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं, जो पूरी तरह से सुरक्षित है और ये साफ सुथरा है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते पर आगामी शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के औपचारिक हस्ताक्षर के इंतजार है। अमेरिका के साथ शांति समझौते के बाद ईरान ने साफ कर दिया है कि क्षेत्र में अमेरिका या उसका कोई सहयोगी द्वारा समझौते के किसी भी तरह के उल्लंघन के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने सोमवार को तेहरान में कहा है कि अमेरिका समझौता प्रस्ताव के अपने हिस्से का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और ये उसका फर्ज भी है। क्षेत्र में अन्य पक्षों या फिर अमेरिकी सहयोगियों द्वारा समझौते के किसी भी उल्लंघन के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। इजरायल ने अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले शांति समझौते को मानने से इनकार कर दिया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। लेबनान, सीरिया और गाजा में बनाए गए सिक्योरिटी जोन में इजरायली सेना अनिश्चित काल तक तैनात रहेगी। हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। इजरायल एक आजाद देश है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह समझौता इजरायल पर लागू नहीं होता। यूक्रेन के ऐतिहासिक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रूस के निशाने पर आ गए हैं। रूस ने यूक्रेन के कीव में ऐतिहासिक धार्मिक जगह पेचर्स के लावरा में सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें दागी, जिससे 1000 साल पुराना चर्च जलकर राख हो गया। रूसी हमले में खार्किव में बचाव कार्य में जुटे 5 बचावकर्मी भी मारे गए, जबकि कीव में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। कीव और खार्किव में कई रिहायशी इमारतें, दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। फीफा विश्व कप में बेल्जियम और मिस्र के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ हो गया। मुकाबले में मिस्र ने पहले हाफ में बढ़त बना ली थी, लेकिन दूसरे हाफ में मोहम्मद हानी के आत्मघाती गोल ने बेल्जियम को बराबरी पर ला दिया था। वहीं सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच रोमांचक मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। इससे पहले कल काबो वर्दे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यूरोपीय चैंपियन स्पेन को 0-0 यानी कि बिना किसी गोल के ही रोक दिया। दोनों नीदरलैंड्स और जापान के बीच भी मुकाबला ड्रॉ रहा, 2-2 का स्कोर रहा। स्वीडन ने ट्यूनीशिया को 5-1 से जबरदस्त शिकस्त दी। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर और 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा धमाकेदार वापसी के लिए तैयार है। नीरज 19 जून को होने वाली दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। करीब 275 दिनों के लंबे अंतराल के बाद नीरज चोपड़ा किसी प्रतियोगिता में उतरेंगे। इस टूर्नामेंट में उनके सामने एंडरसन पीटर्स और याकूब वालेश जैसे दुनिया के दिग्गज एथलीट्स की कड़ी चुनौती होगी।